Sure. सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किन किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट होता है? सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज दैट फॉलो अ सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल जियोग्राफिक मार्केट. तो किन कंपनीज के लिए सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होती है? दोज हु फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल जियोग्राफिक मार्केट. द सिंपल स्ट्रक्चर ऑल्सो इज अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी. फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप या फोकस्ड डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी अगर वो यूज़ करें तो वो भी सिंपल स्ट्रक्चर रख सकते हैं. अ सिंपल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इन विच ओनर और मैनेजर जो होते हैं मेक करते हैं ऑल मेजर डिसीजन डायरेक्टली एंड मॉनिटर करते हैं सारे एक्टिविटीज़, वाइल द कंपनी स्टाफ जो होते हैं वो मियरली सर्व्स एज एन executor. Little specialization of task, few rules, little formalization, unsophisticated information system, and direct involvement of owner manager in all phases of day to day operations कैरेक्टराइज द सिंपल स्ट्रक्चर. तो क्या क्या चीज़ें सिंपल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज करते हैं? लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, फ्यू रूल्स, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, unsophisticated information systems, direct involvement of owner manager in all phases of day to day operations characterize the simple structure. In simple structure communication जो होता है वो बहुत frequent और direct होता है और new products जो होते हैं tend to be introduced in the market quickly which can result in competitive advantage. Because of these characteristics few of the coordination problems that are common in larger organization exist. तो coordination का problem थोड़ा exist करता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. और ये जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मे रिजल्ट इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर स्मॉल कंपनीज रिलेटिव टू देयर लार्जर काउंटर पार्ट. दीज पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इंक्लूड. अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है क्या क्या? अ ब्रॉड बेस्ड openness to innovation, great structural flexibility है, ability to respond more rapidly है to environmental changes. However, if they are successful, small companies grow larger. As a result of the growth, the company outgrows the simple structure. Generally, there are significant increases in the amount of competitively relevant information that require processing. Most extensive and complicated information processing requirements place significant pressure on owner manager. So what happens then next? It is incumbent on the manager to recognize the inadequacy or inefficiencies of the simple structure and change it to one that is more consistent with company strategy. So to coordinate more complex organizational functions, companies should abandon the simple structure in favor of the फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्जर कंपनीज यूज़ करते हैं और कंपनीज जिसका डाइवर्सिफिकेशन लो लेवल्स पे है वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो समिंग अप अबाउट दिस सिंपल स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? पहले किन किन कंपनीज के लिए अप्रोप्रिएट है? जिनके पास सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सिंगल जोग्राफिक मार्केट है, फोकस कॉस्ट लीडरशिप है या फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. यहाँ पे ओनर मैनेजर सारे डिसीजंस लेते हैं और मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे स्टाफ सिर्फ एग्जीक्यूटर का काम करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ task, few rules, little formalization, unsophisticated information systems, direct involvement of owner और manager in all phases of day to day operations. तो ये कैरेक्टराइज करता है. और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्रीक्वेंट डायरेक्ट होता है. न्यू प्रोडक्ट्स जल्दी मार्केट में आ जाते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या इंक्लूड करेगा? जैसे कि इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू एनवायरमेंटल चेंजेस. या सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर. लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर आउटग्रो हो जाता है क्योंकि ओनर मैनेजर पे ज़्यादा प्रेशर आता है. तो दे शुड अकॉर्डिंगली चेंज द स्ट्रक्चर ऑल्सो लाइक टू द फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल. स्टार्टिंग विद chapter number 7. Okay, the concept of intrapreneur. Okay, before that, what do you mean by entrepreneur? Entrepreneur refers to a person who starts his own business with a new idea or concept. जबकि इंट्राप्रेन्योर कौन है? एक एम्प्लॉई है who promotes innovation within the limits of the organization. So if they ask you to write some short notes on intrapreneur, what will you write? Intrapreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of organization. वो entrepreneur ही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के
बाउंड्रीज के अंदर काम करता है. सो दैट वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट. An entrepreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of the organization. He is an employee of the large organization vested with the authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services, and projects, redesigning the processes, workflows, and systems, right? So, an entrepreneur is nothing, I mean, he is an employee. So, पहला point क्या लिखोगे कि entrepreneur ही है जो ऑपरेट करता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो एक एम्प्लॉई है ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेस्टेड विद द अथॉरिटी ऑफ इनिशिएटिंग creativity and innovation in the company's product, services and projects, redesigning the processes, workflows and systems. Intrapreneur believe in change and do not fear failure. वो change में believe करते हैं और failure का fear नहीं रखते. वो discover करते हैं new ideas, look for opportunities, they can benefit the whole organization and takes risk, promotes innovation to improve performance and profitability of the organization. The job of intrapreneur is extremely challenging. They get recognition and reward for success achieved by them. It has become a trend where large corporations appoint intrapreneur within the organization to bring operational excellence and competitive edge in the market. So this is all you will write if they ask you about intrapreneur. Again revising, पहले क्या लिखोगे? An intrapreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of the organization. He is an employee of the large organization vested with the authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services and projects, redesigning the processes, workflows and systems. Intrapreneur believe in change and do not fear failure. They discover new ideas, they look for opportunities, they can benefit the whole organization, and they take risk. They promote innovation to improve performance and profitability of the organization. The job of entrepreneur is extremely challenging. They get recognition and reward for success achieved by them. It has become a trend where large corporations appoint entrepreneurs within the organization to bring operational excellence and competitive edge in the market. Now talking about who is an entrepreneur. An entrepreneur is an individual who conceives the idea of starting a new venture, takes all types of risk, not only to put the product or service into reality but also to make it an extremely demanding one. So entrepreneur is a person who पहले इनिशिएट एंड इनोवेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. तो ये टाइमलाइन आप याद रख सकते हो. तो पहला पॉइंट क्या है? इनिशिएट करता है. सो इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. फिर recognizes and utilizes the opportunity, arranges and coordinates resources जैसे कि man, material, money, power, ये resources arrange करता है. So arranges and coordinates resources such as man, material, machine and power. फिर ये सब जाते जाते risk face करते हैं. Faces risk and uncertainties. फिर establishes a startup, कॉन्सेप्ट लेके आता है. फिर एक स्टार्टअप कंपनी एस्टैब्लिश करता है. एड वैल्यूज टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टेक डिसीजंस टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अ प्रॉफिटेबल वन. एंड लास्ट में प्रॉफिट कितना बनना वही तो इम्पॉर्टेंट है. सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द कंपनी, राइट. सो एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, recognizes and utilizes opportunities, arranges and coordinates resources such as man, material, machine and capital, faces risk and uncertainties, establishes a startup company, adds value to the product or service, takes decision to make the product or service a profitable one, and is responsible for the profits or losses of the company. So I hope it is clear. This is all about an entrepreneur. Entrepreneurship, it's an attitude of mind to seek opportunities, take calculated risk and derive benefit by starting and running a venture. It comprises of numerous activities involved in the conception, creation and running an enterprise. An entrepreneur is a person who searched for business opportunity and starts a new enterprise to make use of that particular opportunity. So this is all about entrepreneur and this is all about intrapreneur.
अबाउट मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या आता है, बिजनेसेस अलग अलग तरीके के होते हैं और प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि यू कैन कंसिडर अ सेपरेट बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल, मेडिसिन और एनी अदर टेक कंपनी, राइट। सो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक एम फॉर्म स्ट्रक्चर है, इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन्स। उस ऑपरेटिंग डिविजन्स में वेर ईच डिविजन रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट्स responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to division manager. By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and manages division through strategic and financial controls. M-Form जो 1920s में develop हुआ था in response to coordination and control related प्रॉब्लम्स इन लार्ज फर्म्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट थे उनको ऑफन डिफिकल्टी होती थी डीलिंग विद डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइन्स एंड मार्केट, स्पेशली इन कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी किस प्रोडक्ट पे दूँ अमॉन्ग द प्रोडक्ट्स। कॉस्ट को अलोकेट नहीं किया जाता था टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एसेस एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, की हर एक प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता था। लॉस ऑफ कंट्रोल मेंट द ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ फर्म रिसोर्सेज बिटवीन प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डिफिकल्ट। टॉप मैनेजर्स बिकेम ओवर इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स एंड नेग्लेक्टेड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इश्यूज। तो उस रिस्पॉन्स में हम एम फॉर्म स्ट्रक्चर को लाया गया था। एम फॉर्म स्ट्रक्चर कब होना ज़रूरी, एम फॉर्म स्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए, जब आप सेपरेट डिविजन्स क्रिएट कर रहे हो, बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में जा रहे हो, सेपरेट डिविजन्स क्रिएट कर रहे हो, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट बिजनेस। तो मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट बिजनेस। ईच डिविजन वुड हैव इट्स फंक्शनल हायरार्की, और हर एक डिविजन का एक फंक्शनल हायरार्की होगा। डिविजन मैनेजर्स जो होते हैं वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। अ स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस दैट वुड डिटरमाइन the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control over the semi-autonomous division. This would enable the firm to more accurately monitor करेंगे the performance of the individual business, simplifying control problems and facilitate comparison between divisions, improving the allocation of resources and stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve performance. तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कब कॉल करते हैं, क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन, ईच division representing a distinct business. Each division would have its own financial hierarchy. Division managers would be given the responsibility for managing day-to-day operations. A small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control over the semi-autonomous division. So this is all about your multi-divisional structure. Next we will be talking about strategic business, talking about functional structure. functional structure होता क्या है, यहाँ पे simplicity है, लो कॉस्ट भी है, जो एक बेनिफिट है, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। फिर यहाँ पे जो टास्क है वो ग्रुप किए जाते हैं बिजनेस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कौन कौन इंक्लूडेड है वो देखेंगे हम। फिर ग्रोथ रिलेटेड के कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं, राइट, जिसकी वजह से मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर पिक्चर में आया था। तो पहला सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। और वाइडली यूज स्ट्रक्चर, ये बहुत ही एक वाइडली यूज स्ट्रक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज अ फंक्शनल टाइप बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट की वजह से ये एक वाइडली यूज स्ट्रक्चर है इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। A functional structure groups task and activities by business function. कैसे group करता है task and activities? By business functions such as production, operations, marketing, finance, accounting, R&D and management information system. Besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes, क्या promote करता है, specialization of labor, operational efficiency, minimizes the need for an elaborate control system and allows rapid decision making. तो simple and inexpensive होने के बजाय वो promote करता है specialization of labor, encourages efficiency, minimizes the need for an elaborate control system and allows rapid decision making. The functional structure consists of a CEO or a managing director and supported by corporate staff with functional line managers, in dominant functions जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, R&D, engineering and human
रिसोर्सेज द फंक्शन जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इनेबल करता है कंपनी टू ओवरकम द ग्रोथ रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर इनेबलिंग और फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? जो डिफरेंसेस है इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन में इम्पेड communication and coordination. The CEO must integrate functional decision making and coordinate actions of all business across the function. तो integrate करना है चाहिए functional decision making and coordinate action of overall business across functions. Functional specialist may also develop a myopic perspective and losing the sight of company's strategic vision and mission. When this happens, the problem can be overcome by implementing the multi-divisional structure. इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर का आप ये देख सकते हो कि पहले कौन है। पहले हमारा सीईओ है, फिर उनके सपोर्टेड विद दीज कॉर्पोरेट स्टाफ एंड विद द फंक्शनल लाइन मैनेजर्स, राइट, फंक्शनल लाइन managers in dominant functions जैसे कि production and everything. So this is all about functional structure. Again revising, a widely used structure in business organization is functional type because of its simplicity and low cost. A functional structure groups tasks and activities by business function such as so and so. Besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes specialization of labor, encourages efficiency, minimizes the need for an elaborate control system, and allows rapid decision making. The functional structure consists of CEO or managing director and supported by corporate staff with functional line managers in dominant functions. The functional structure enables the company to overcome the growth related constraints of simple structure, enabling or facilitating communication and coordination. Differences in functional specialization and orientation may impede communication and coordination. The CEO must integrate functional का decision making and coordinate all actions of overall business across the functions. Functional specialists often may develop a myopic perspective, losing sight of the company's strategic vision and mission. When this happens, problem can be overcome by implementing the multi-divisional structure.